अगर मैं कहूं कि आज की इस डीप डाइव में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, उससे हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं में कम से कम 2 सवाल तो पक्के आते ही हैं। तो क्या इस टॉपिक को छोड़ देना समझदारी होगी? बिल्कुल नहीं। और सच कहूं तो जो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को सिर्फ रटने की कोशिश करते हैं वो अक्सर एग्जाम हॉल के प्रेशर में कंफ्यूज हो जाते हैं। एकदम सही बात है। इसीलिए आज की इस गहन चर्चा में हम उन आंदोलनों को पूरी तरह से डिकोड करेंगे जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की। मतलब जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की जहां एक छोटी बच्ची को चिता पर बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है और आसपास खड़े लोग उसे धर्म का नाम देकर जयकारे लगा रहे हैं। बहुत ही डरावना दृश्य है ये, लेकिन सच्चाई यही है कि 19वीं सदी का भारत असल में इसी गहरे अंधकार में जी रहा था। सच में, मतलब पूरा का पूरा समाज ऐसी कुरीतियों में फंसा हुआ था। हाँ बिल्कुल, सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, छुआछूत और अशिक्षा, समाज पूरी तरह से अंधविश्वासों के जाल में जकड़ा हुआ था। ये तो ऐसा है जैसे कोई सिस्टम पूरी तरह से किसी खतरनाक वायरस से करप्ट हो गया हो और उसे एक बड़े सिस्टम रीबूट की जरूरत थी। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने, ये सिस्टम रीबूट ही तो था। आज के हमारे इस सोर्स मटेरियल का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि कैसे कुछ मुट्ठी भर लोगों ने इस पूरे रूढ़िवादी ढांचे को चुनौती दी। तो क्या इन सुधारकों का मकसद सिर्फ इन कुरीतियों को खत्म करना था या कुछ और भी था? उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था समाज को आधुनिक बनाना, मतलब वैज्ञानिक सोच विकसित करना और समाज में समानता लाना। उन्होंने इसके लिए एक बहुत बड़ा वैचारिक युद्ध लड़ा। वैचारिक युद्ध, ये शब्द बहुत भारी है ना? और अक्सर हम इतिहास पढ़ते समय अपना सारा ध्यान केवल राजनीतिक आज़ादी पर लगा देते हैं कि अंग्रेजों को कैसे बाहर निकाला जाए। हाँ, हम तो यही पढ़ते हैं कि प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ और बस स्वतंत्रता संग्राम शुरू। बिल्कुल, लेकिन इन विचारकों का नजरिया बहुत स्पष्ट था। उनका मानना था कि केवल राजनीतिक सत्ता बदल जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। मतलब अगर अंग्रेज भारत से चले भी जाते तो क्या समाज अंदर से आजाद हो पाता? एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। अगर आधी आबादी यानी महिलाओं को घर की चारदीवारी में जलाया या दबाया जा रहा है और जाति के नाम पर इंसान ही इंसान से नफरत कर रहा है, तो ऐसी राजनीतिक आजादी तो एकदम खोखली होगी ना। ये तो मुझे नहीं पता था। मतलब अंग्रेजों से लड़ने से पहले खुद की कमियों से लड़ना था। बिल्कुल, समाज रूपी घर की नींव में जो दीमक लग चुकी थी, पहले उसे साफ करना था। इसलिए मानसिक और सामाजिक आजादी की सख्त जरूरत थी। तो इस महापरिवर्तन की या कहें इस सिस्टम रीबूट की शुरुआत कहां से हुई? वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने कट्टरपंथियों की आंखों में आंखें डालकर कहा कि भाई हम जो कर रहे हैं वो गलत है? इस बदलाव की पहली और सबसे मजबूत आवाज उठी बंगाल से। साल था 1828 और वो आवाज थे राजा राममोहन राय। 1828 मतलब ब्रह्म समाज की स्थापना। एकदम सही। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उनके विचार बहुत ही स्पष्ट और क्रांतिकारी थे। क्या थे उनके मुख्य विचार? एग्जाम में तो ये बहुत पूछा जाता है। उन्होंने एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर की अवधारणा पर सबसे ज्यादा जोर दिया और सबसे अहम बात, सती प्रथा का खुलकर और कड़ा विरोध किया। लेकिन 1828 के उस दौर में जब धर्म के ठेकेदारों का समाज पर पूरा कब्जा था, उस समय सती प्रथा का विरोध करना तो बहुत खतरनाक रहा होगा। बहुत ज्यादा खतरनाक। लोग आसानी से उनकी बात मानने वाले नहीं थे। जानलेवा हमले तक हुए उन पर। तो फिर उन्होंने अपनी बात मनवाई कैसे? सिर्फ भाषण देने से तो सदियों पुरानी प्रथा नहीं रुकने वाली। यही तो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने केवल हवा में बातें नहीं की। राजा राममोहन राय संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं के बहुत बड़े विद्वान थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने कट्टरपंथियों को हराने के लिए उन्हीं के शास्त्रों का इस्तेमाल किया। बिल्कुल, उन्हीं की रूल बुक से उनको गलत साबित किया। क्या बात है। बिल्कुल, उन्होंने वेदों और उपनिषदों का गहराई से अध्ययन किया और सार्वजनिक बहसों में साबित कर दिया कि किसी भी हिंदू शास्त्र में सती प्रथा को अनिवार्य नहीं बताया गया है। ये तो बहुत ही शानदार तरीका था। इससे तो विरोधियों के पास कोई तार्किक जवाब ही नहीं बचा होगा। एकदम सही। उन्होंने तर्क और शिक्षा पर इतना दबाव बनाया कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा पर कानूनी बैन लगाना ही पड़ा। 1829 सती प्रथा बैन, ये साल याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, और एग्जाम के लिए एक बोनस पॉइंट बता दूं, उन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए 2 अहम अखबार भी निकाले थे,
संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। अरे वाह, ये नाम तो अक्सर पेपर में मैच द फॉलोइंग में आते हैं। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। जी, और उनके इन्हीं तर्कों और वैज्ञानिक सोच की वजह से ही उन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये सवाल तो हर बार यूपीपीसीएस और बीपीएससी में घुमाकर पूछा जाता है। इसे तो एकदम रट लेना चाहिए। रटना नहीं है, बस समझना है कि ये उपाधि उन्हें क्यों मिली। सही कहा। अच्छा, राजा राममोहन राय तो पश्चिमी आधुनिकता और शिक्षा से काफी प्रभावित थे, तो क्या आगे चलकर सभी सुधारकों ने इसी पश्चिमी मॉडल को अपनाया? नहीं, यहीं से इतिहास एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। ब्रह्म समाज के लगभग 50 साल बाद एक ऐसा आंदोलन उभरा जिसने समाधान पश्चिम में नहीं बल्कि भारत के ही प्राचीन इतिहास में खोजा। 50 साल बाद मतलब 1875 की बात हो रही है? बिल्कुल, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज, इनका नजरिया ब्रह्म समाज से कैसे अलग था? आर्य समाज का सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख नारा था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। इसके साथ ही उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड और जन्म पर आधारित जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया। एक मिनट, यहां मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। हाँ, बताइए, क्या कंफ्यूजन है? एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि समाज को आधुनिक बनाना है, कुरीतियों को छोड़ना है, और दूसरी तरफ नारा दिया जा रहा है, वेदों की ओर लौटो। क्या ये वापस उसी पुराने दौर में जाने वाली बात नहीं थी? ये उलझन बहुत सामान्य है और अक्सर परीक्षाओं में एग्जामिनर इसी कॉन्सेप्ट पर ट्रिकी सवाल बनाते हैं। इसे बहुत ध्यान से समझिए। हाँ, प्लीज इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। वेदों की ओर लौटो कहने का मतलब समय में पीछे जाना या पुरानी जीवन शैली को अपनाना बिल्कुल नहीं था। इसे एक नदी के उदाहरण से समझते हैं। नदी के उदाहरण से? हाँ, मान लीजिए वेद ज्ञान का उद्गम स्थल है, पहाड़ से निकलता एक एकदम साफ और शुद्ध झरना। ठीक है। लेकिन समय के साथ मध्यकाल तक आते आते उस नदी में कई तरह की गंदगी और कुरीतियां मिल गईं। जैसे मूर्ति पूजा, छुआछूत और महिलाओं पर पाबंदियां। बिल्कुल। तो स्वामी जी का कहना था कि हमें इस प्रदूषित पानी को नहीं पीना है, हमें वापस उस शुद्ध उद्गम स्थल तक जाना है। ओ, अब समझ में आया। मतलब जो बीच के सालों में गंदगी जुड़ गई थी, उसे हटाना था। एकदम सही, क्योंकि उनका तर्क था कि असली ज्ञान वेदों में है, जहां महिलाओं को बराबरी का हक था और जन्म के आधार पर कोई जाति प्रथा नहीं थी। ये नदी वाला उदाहरण बहुत बढ़िया था। इससे कॉन्सेप्ट एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया। और एग्जाम के लिए एक और फैक्ट, स्वामी जी ने अपने ये विचार एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब में लिखे थे जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, हाँ, ये किताब तो कई बार पूछी गई है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है, शुद्धि आंदोलन। बिल्कुल। शुद्धि आंदोलन क्या था और इसका क्या प्रभाव पड़ा? शुद्धि आंदोलन आर्य समाज का एक बहुत अहम और आक्रामक कदम था। उस समय कई लोगों ने दबाव में या अन्य कारणों से दूसरे धर्म अपना लिए थे। अच्छा, तो क्या ये उन्हें वापस लाने के लिए था? हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य उन लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाना था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार भी छिपा था। वो कैसे? रूढ़िवादी समाज मानता था कि जो एक बार धर्म से बाहर गया वो वापस नहीं आ सकता और अछूत हमेशा अछूत ही रहेंगे। लेकिन आर्य समाज ने इस व्यवस्था को तोड़ दिया। मतलब उन्होंने जन्माधारित व्यवस्था को खत्म करके कहा कि कोई भी शुद्ध होकर वेद पढ़ सकता है। बिल्कुल। इससे समाज में एक नई और शक्तिशाली चेतना जगी। तो आर्य समाज के बाद ये विचारधारा कैसे आगे बढ़ी? क्या ये स्वदेशी जागरण सिर्फ भारत तक ही सीमित रहा? नहीं, इसके बाद विचारधारा भारत की सीमाओं से बाहर निकली और सीधे इंसानियत से जुड़ गई। बात है 1897 की, जब स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1897, रामकृष्ण मिशन? जी, स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को व्यावहारिक रूप दिया। इनके मुख्य विचार थे सेवा, मानवता और धर्मों में एकता। सेवा और मानवता। और यहाँ एग्जाम के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण कीवर्ड है प्रैक्टिकल वेदांत। प्रैक्टिकल वेदांत, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। दिलचस्प है ना? मतलब आमतौर पर जब वेदांत या अध्यात्म की बात होती है तो दिमाग में छवि बनती है कि कोई पहाड़ों पर बैठकर दुनिया से कटकर ध्यान लगा रहा है। लेकिन इसके आगे प्रैक्टिकल जुड़ने का मतलब है समाज के बीच रहकर लोगों की सेवा करना। आपने विषय की आत्मा को एकदम सही ढंग से पकड़ा है। विवेकानंद जी का कहना था कि असली धर्म
सिर्फ जंगलों में जाकर अपनी मुक्ति के लिए तपस्या करना नहीं है। तो असली धर्म क्या है उनके हिसाब से? उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली बात कही थी, दरिद्र नारायण की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। दरिद्र नारायण यानी जो गरीब है, जो पीड़ित है, उसी के अंदर भगवान का वास है। बिल्कुल। अगर आप भूखे इंसान को खाना खिला रहे हैं, किसी बीमार की मदद कर रहे हैं, तो वो सीधे भगवान की पूजा करने के बराबर है। ये तो बहुत ही गहरा विचार है, सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एक्शन। और इसी विचार ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। 1893 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन को हम कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल, जहां उन्होंने मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों हाँ। से शुरुआत करके सबका दिल जीत लिया था। हाँ, और उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत केवल सपेरों का देश नहीं है, बल्कि विश्व का आध्यात्मिक गुरु है। क्या बात है। और एग्जाम टिप याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग सवालों में रामकृष्ण मिशन को अक्सर प्रैक्टिकल वेदांत या मानवता की सेवा के साथ जोड़ने के लिए कहा जाता है। ये तो एकदम परफेक्ट एग्जाम टिप है, इसे तो नोट कर लेना चाहिए। अच्छा, अभी तक हमने हिंदू समाज में हो रहे सुधारों की बात की, लेकिन वो अंधकार और अशिक्षा तो किसी एक धर्म तक सीमित नहीं थी ना। 1857 की क्रांति के बाद मुस्लिम समाज भी तो शिक्षा में काफी पिछड़ गया था। वहां इस सिस्टम रीबूट की कमान किसने संभाली? मुस्लिम समाज में इस महापरिवर्तन की शुरुआत की सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन के जरिए। अलीगढ़ आंदोलन, इनकी क्या भूमिका थी? 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार का नजरिया मुस्लिम समुदाय के प्रति बहुत सख्त हो गया था। इससे मुस्लिम समाज मुख्यधारा की शिक्षा और नौकरियों से कटने लगा था। तो सर सैयद अहमद खान का मुख्य फोकस क्या था? क्या सिर्फ शिक्षा? उनका स्पष्ट मानना था कि अगर मुस्लिम समाज को आगे बढ़ना है तो उन्हें अंग्रेजी शिक्षा, पश्चिमी विज्ञान और तर्कशील सोच को अपनाना ही होगा। लेकिन 19वीं सदी के उस माहौल में जब अंग्रेजों के खिलाफ इतना गुस्सा था, अंग्रेजी शिक्षा अपनाने की बात करना, क्या रूढ़िवादी धर्मगुरुओं ने इसका विरोध नहीं किया? बहुत विरोध हुआ। उन्हें तो भारी धमकियां मिली, धर्म विरोधी तक कहा गया। बाप रे, तो क्या वो रुक गए? बिल्कुल नहीं, वो अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। वे जानते थे कि बिना विज्ञान के कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता। और उनके इसी प्रयास का नतीजा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU बना। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और यहाँ भी एक बोनस फैक्ट दे दूं, उन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी समाज को जागरूक करने के लिए, जिसका नाम था तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक, इसे भी याद रखना होगा। तो सर सैयद अहमद खान ने शिक्षा को ही सबसे बड़ा हथियार माना। अच्छा, इसी कड़ी में इतिहास में एक विदेशी महिला का नाम भी बहुत प्रमुखता से आता है। मैं एनी बेसेंट और थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, एनी बेसेंट मूल रूप से एक आयरिश महिला थी, लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति को इतनी गहराई से अपनाया कि वो यहीं की होकर रह गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य विचार क्या था? उनका मुख्य विचार था विश्व बंधुत्व यानी यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और साथ ही प्राचीन भारतीय संस्कृति और उपनिषदों का पुनर्जागरण। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। मतलब एक तरफ अंग्रेज भारतीयों को जता रहे थे कि उनकी संस्कृति पिछड़ी हुई है, और दूसरी तरफ एनी बेसेंट, जो खुद पश्चिम से आई थीं, वो भारतीयों को एहसास दिला रही थीं कि आपकी प्राचीन संस्कृति बहुत महान है, उस पर गर्व करना सीखिए। और दूसरी तरफ एनी बेसेंट भारतीय गौरव जगा रही थीं। और जहां तक मुझे याद है, एनी बेसेंट ने बनारस में एक कॉलेज भी शुरू किया था ना? बिल्कुल सही याद है आपको। उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो आगे चलकर मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU बना। अरे वाह, दिशाएं अलग थीं, लेकिन सबकी मंजिल एक ही थी, भारतीय समाज के आत्मविश्वास को जगाना। एकदम सही। हर विचारक ने समाज की नब्ज को अपने तरीके से पकड़ा। तो अब इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से की ओर बढ़ते हैं। इन तमाम आंदोलनों, विचारों और संघर्षों ने मिलकर आखिर हासिल क्या किया? पहले इनके सामूहिक प्रभाव को डिकोड करते हैं। इसके 4 बहुत स्पष्ट परिणाम निकले। कौन कौन से? पहला, सती प्रथा और बाल विवाह जैसी अमानवीय प्रथाओं पर कानूनी और सामाजिक रोक लगी। ठीक है। दूसरा, शिक्षा का अभूतपूर्व विकास हुआ, विशेषकर महिला शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा का। तीसरा, जाति प्रथा की कठोरता में कमी आई और समानता के विचार पनपने लगे। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, इन आंदोलनों ने पूरे देश में एक ऐसी जागरूकता पैदा की जिसने आगे चलकर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन या फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एक बेहद मजबूत वैचारिक आधार तैयार किया। मतलब राजनीतिक आजादी की इमारत
इन सामाजिक सुधारों की नींव पर ही खड़ी हुई है। क्या बात है। और अब वो क्विक रिवीजन और सीक्रेट ट्रिक जिसका स्टूडेंट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, वो ट्रिक बताइए जिससे सारे नाम, वर्ष और संस्थाएं 1 सेकंड में दिमाग में छप जाए। इसे क्रोनोलॉजिकल क्रम में यानी समय के अनुसार दिमाग में बिठाना है। ठीक है। सबसे पहले 1828 राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज, फिर 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। उसके बाद 1897 स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन, साथ ही मुस्लिम शिक्षा के लिए सर सैयद अहमद खान और सांस्कृतिक गर्व के लिए एनी बेसेंट। तो इन पांचों को याद रखने की ट्रिक क्या है? ट्रिक बहुत ही सरल और लयबद्ध है। ध्यान से सुने। राम, दयानंद, विवेक, सैयद, बेसेंट। राम, दयानंद, विवेक, सैयद, बेसेंट। मैं इसे फिर से दोहराती हूँ। राम, दयानंद, विवेक, सैयद, बेसेंट। राम, दयानंद, विवेक, सैयद, बेसेंट। अरे वाह! राम से राजा राम मोहन राय, दयानंद से स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेक से स्वामी विवेकानंद, सैयद से सर सैयद अहमद खान और बेसेंट से एनी बेसेंट। बिल्कुल। ये तो सच में किसी जादुई मास्टर की तरह है। एग्जाम हॉल के उस भारी दबाव में अगर सही क्रम में लगाने का कोई भी सवाल आता है तो बस ये एक लाइन मन में दोहरानी है और उत्तर सामने होगा। एकदम सही। ये ट्रिक न केवल नाम याद रखती है बल्कि ये इतिहास के उसी क्रमिक विकास को भी दर्शाती है जिस पर हमने आज इतनी गहराई से बात की है। तो 19वीं सदी के इस महापरिवर्तन और सिस्टम रिबूट को डिकोड करने के बाद इस पूरी गहन चर्चा का अंतिम निष्कर्ष क्या निकाला जाए? इस पूरी चर्चा का अंत मैं एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक तथ्य के साथ करना चाहूंगी। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर 19वीं सदी में इन समाज सुधारकों ने मौत की धमकियां सहकर, समाज का बहिष्कार झेलकर, मानसिक गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ी होती, अगर महिलाओं को पढ़ने का हक नहीं मिलता, अगर छुआछूत ऐसे ही हावी रहता और शिक्षा का प्रसार नहीं होता, तो क्या 20वीं सदी में पूरा भारत एक होकर अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़ पाता? शायद कभी नहीं।